नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो टीएनसी की एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, जैसे कि हम जेनाइटो जो यूरिनरी जो सिस्टम है दोस्तों वो पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे जो सिस्टम और यूनिट है उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। मैंने आपको ओबीजी जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करवा दिया है, एंडोक्राइन करवा दिया है दोस्तों, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो सिस्टम है वो कर लिया है हमने, ईएनटी कर लिया है हमने, आई कर लिया है। इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम है और मस्कुलो स्केलेटन जो सिस्टम है दोस्तों, इनके बारे में हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं हम। हमारी जो क्लास है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम की। आज हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले जो क्लास थी दोस्तों उसको भी जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने जैसे सीओ प्रोस्टेट के बारे में पढ़ा था, इसके अलावा बीपीएस के बारे में पढ़ा, फोलेज जो कैथेटराइजेशन है दोस्तों उसके बारे में भी पढ़ा था। तो वो जो क्लास है एक बार आप जरूर देखना उसका ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज की क्लास का हमारे सामने कि एक क्लाइंट विद अर्ज इनकॉन्टिनेंस इज रिसीविंग ऑक्सीब्यूटाइनिन 30 mg ओरली। ठीक है, उसको दोस्तों एक टैबलेट दे रहे हैं हम, क्या ऑक्सीब्यूटाइनिन दे रहे हैं, एक ड्रग दे रहे हैं हम, ओरली दे रहे हैं। कौन सी? ऑक्सीब्यूटाइनिन दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं उसको? अर्ज इनकॉन्टिनेंस के लिए दे रहे हैं उसको। मतलब कि जो यूरिन है उसकी इच्छा होती है, उसके बाद में जो यूरिन उस पर क्या नहीं हो पाता, उसका कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं? अर्ज इनकॉन्टिनेंस के नाम से जानते हैं। तो कंट्रोल नहीं हो पाना क्या होता है? इनकॉन्टिनेंस। और यूरिन का आना नहीं क्या कहलाता है? रिटेंशन कहलाता है। तो अर्ज कॉन्टिनेंस के लिए जो ड्रग दी जाती है दैट इज ऑक्सीब्यूटाइनिन। ऑक्सीब्यूटाइनिन जो ड्रग है दोस्तों, ये एक एंटी मस्करेनिक ड्रग है। ये एंटी मस्करेनिक जो ड्रग होती है दोस्तों, ये क्या काम करती हैं? ये जो एसिटाइल कोलिन है उसके एक्शन को प्रिवेंट करती हैं। प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स के ऊपर जो एसिटाइल जो कोलिन है दोस्तों, उसका जो एक्शन है उसको प्रिवेंट करने का क्या करते हैं? काम करती हैं, जिससे जो इनकॉन्टिनेंस उसमें क्या होती है, उसमें आराम मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। तो उसके लिए हम ये जो ड्रग है दोस्तों वो हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीब्यूटाइनिन जो ड्रग है वो दोस्तों हम यूज करते हैं, ऑक्सीब्यूटाइनिन। एंटी मस्करेनिक एजेंट है, बस सिर्फ इतना याद रख लो कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है, बहुत काम चल जाएगा आपको, ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंटी मस्करेनिक है, ये क्या काम करती है? एक्शन को प्रिवेंट करती है। किसके दोस्तों? एसिटाइल कोलिन के, जो कि किस पे काम करता है? स्मूथ मसल्स पे काम करता है। उसके एक्शन को क्या करती है दोस्तों? प्रिवेंट करती है। और उसके द्वारा जो इनकॉन्टिनेंस है उसके ट्रीटमेंट में क्या की जाती है दोस्तों? ये यूज की जाती है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इस ड्रग को ऑक्सीब्यूटाइनिन के नाम से जानते हैं। कैटेगरी क्या है? एंटी मस्करेनिक। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये ड्रग डोज कैलकुलेशन के ऊपर है। अर्जुन सर ने बहुत अच्छी एक आपको क्लास करवा रखी है, एक बार आप यूट्यूब पे जरूर जाकर देखना। जो ड्रग कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज हो दोस्तों, उसमें हर प्रकार के जो एमसीक्यूज है दोस्तों, तो सर ने क्या करवा रखे हैं, आपको सॉल्व करवा रखे हैं। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ जो भी क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। बहुत ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, आपको देनी कितनी है दोस्तों? 30 mg देनी है। तो डिजायर्ड डोज जो हो गई, आपको जो देने वाली जो डोज हो गई वो कितनी होगी दोस्तों? आपको 30 mg हो गई। और अवेलेबल कौन सी है आपके पास? टैबलेट जो अवेलेबल है दोस्तों वो 5 mg में अवेलेबल है। 5 mg के अंदर टैबलेट अवेलेबल है और आपको देनी कितनी है? 30 mg देनी है। अवेलेबल फॉर्म ये है, अवेलेबल डोज ये है, डिजायर्ड डोज ये है। तो आप कितनी टैबलेट दोगे दोस्तों? तो डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज हो गया तो 6 टैबलेट दे दोगे। सिंपल सी बात है। अगर आपको ये नहीं भी पता कि भाई क्या फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है, तो भी आप बता दोगे भाई 30 mg देनी है और टैबलेट आपके पास 5 mg की है, तो कितनी टैबलेट दोगे? बस ये पूछ रहा है, सिंपल सी बात। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? 6 टैबलेट्स हो जाएगा। कि हम उसको कितनी टैबलेट देंगे? हम 6 टैबलेट देंगे। ठीक है, तो लिखो ऑक्सीब्यूटाइनिन ड्रग। ऑक्सीब्यूटाइनिन एक एंटी मस्करेनिक एजेंट है जो कि एसिटाइल कोलिन के एक्शन को, एसिटाइल कोलिन के स्मूथ मसल्स पर एक्शन को प्रिवेंट करती है, तथा अर्ज कॉन्टिनेंस में इसका यूज करते हैं, तथा अर्ज इनकॉन्टिनेंस में यूज करते हैं। ठीक है, जब कंट्रोल नहीं होता यूरिन पास करने का तो इस कंडीशन को किस नाम जानते हैं? इनकॉन्टिनेंस के नाम से जानते हैं। कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप चाहकर भी रोकना भी चाह रहे हो तो भी यूरिन आपसे रुक नहीं रहा है, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? आपका इनकॉन्टिनेंस कहलाएगा।
और अगर आप चाहकर भी यूरिन नहीं आ रहा है तो इस कंडीशन को हम किस नाम से जानेंगे, रिटेंशन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, रिटेंशन के नाम से जानते हैं। तो आप चाहकर भी नहीं कर पा रहे तो इनकॉन्टिनेंस हो गया, जिसके लिए ट्रीटमेंट में हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सीब्यूटाइन ड्रग यूज करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पिछली क्लास में एक बार हमने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया, तो जो बच्चे ने करो पिछली क्लास नहीं देखी प्लीज एक बार जाकर जरूर देखना, उसमें हमने सीए प्रोस्टेट के बारे में पढ़ा है, तभी आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा। तो क्या है, एक क्लाइंट विद कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट, मैंने आपको कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट पढ़ाया हुआ है दोस्तों, रिक्वेस्ट दैट यूरिनल एट फ्रीक्वेंट इंटरवल, मतलब बार बार फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिन मैंने आपको लिखवाया था कि यूरिन की क्या होती है दोस्तों, बार बार फ्रीक्वेंसी होती है, बट आइदर डज नॉट वॉइड, क्या तो वॉइड नहीं कर पाता या फिर वॉइड करता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, मतलब बार बार जाएगा कर नहीं पाएगा, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी अमाउंट के अंदर वो करता है, ठीक है, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट के अंदर करता है, तो वही बता रहे हैं, बट आइदर डज नॉट वॉइड और वॉइड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, क्या तो वॉइड नहीं करता और करेगा भी तो दोस्तों किस में करता है, वो वेरी स्मॉल अमाउंट में करता है। What does the nurse conclude is the most likely the positive factor, आपको क्या लगता है एज ए नर्स कि इसका क्या रीजन हो सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सी प्रोस्टेट के अंदर क्या होगा, जैसे ये है ब्लैडर, ठीक है, ये यूरेथ्रा है, यहाँ पर आपकी क्या होती है दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर अगर स्लो मैलिग्नेंट जो ग्रोथ हो रही है दोस्तों, ठीक है, उसे हम किस नाम जानते हैं, सी प्रोस्टेट के नाम से जानते हैं। तो सी जो प्रोस्टेट है, सी प्रोस्टेट के अंदर क्या होगा दोस्तों कि ये जो प्रोस्टेट है उसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी, ओवर ग्रोथ होगी। ओवर ग्रोथ होने के कारण इस यूरेथ्रा को क्या करेगा दोस्तों, ये कंप्रेस करेगा। अब ये यूरेथ्रा यहां पर कंप्रेस होगा तो ब्लैडर क्या होगा, ब्लैडर में से यूरिन बाहर नहीं आएगा, तो ब्लैडर क्या हो जाएगा दोस्तों, फुल होगा, ब्लैडर क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। तो हो सकता है कि बस कुछ स्मॉल अमाउंट के अंदर जब पूरा ब्लैडर जब फुल होगा तो उसके कारण ये हो सकता है कि बस थोड़ा बहुत अमाउंट के अंदर क्या आ सकता है, यूरिन आता है, क्या तो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट के अंदर आएगा, या फिर ये कंप्रेशन के कारण इसको बिल्कुल नहीं आने देगा, तो क्या तो वो वॉइड नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा भी तो किस में करेगा दोस्तों, स्मॉल अमाउंट में करेगा। तो इससे क्या होगा, रीजन क्या होगा दोस्तों, इसके कारण रिटेंशन ऑफ यूरिन होगा, क्या होगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन होगा इसके कारण। तो इसका रीजन क्या था भाई, यूरिन का क्या हो रहा है दोस्तों, रिटेंशन हो रहा है, यूरिन का क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे रिटेंशन हो रहा है। उस रिटेंशन के कारण, रिटेंशन जब यूरिन हो रहा है तो जो ब्लैडर है वो फुल होगा, और फुल होने के कारण वो क्या डालेगा, आगे प्रेशर डालेगा, उस प्रेशर के कारण उस पर्सन को क्या होगी, अर्ज होगी यूरिन करने की, इसलिए अर्जेंसी देखने को मिलती है। मैंने एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या लिखवाया था इसका, अर्जेंसी लिखवाया था, अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी लिखवाया था। तो उसको ऐसे लगेगा ब्लैडर फुल हो रहा है, आ नहीं रहा, तो वो तो कोशिश करेगा ना करने की, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, वो जब इसको कंप्रेस करेगा तो थोड़ा बहुत यूरिन क्या हो सकता है, वो वॉइड कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट के अंदर वो यूरिन क्या करता है, वॉइड करता है, यूरिनेशन करता है वो, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, रिटेंशन ऑफ द यूरिन है, यूरिन के रिटेंशन के कारण प्रेशर बढ़ रहा है, उस प्रेशर के कारण स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या होता है दोस्तों, यूरिन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट वुड बी रिटेंशन की, रिटेंशन के कारण होता है। व्हाट डज द नर्स कंक्लूड द मोस्ट लाइकली द पॉजिटिव फैक्टर, देखो एडिमा के कारण ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कोई एडिमा हो रही है और एडिमा के कारण जो यूरिन है, तो बॉडी के अंदर अगर एडिमा हो रही है तो हो सकता है कि उसके कारण एन्यूरिया की कंडीशन हो जाए, लेकिन उसका जो पॉजिटिव फैक्टर है दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस सी प्रोस्टेट, वो सी प्रोस्टेट के कारण नहीं होता है कि भाई सी प्रोस्टेट के कारण क्या देखने को मिलेगी, आपको एडिमा देखने को मिलेगी, ठीक है। डिसयूरिया के कारण क्या होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि डिसयूरिया के कारण भाई बिल्कुल स्मॉल अमाउंट होगी या फिर वॉइड नहीं कर पाएगा वो, तो ये भी क्या है, बिल्कुल गलत होगा। और सप्रेशन भी इसका आंसर नहीं होगा कि भाई जो रिफ्लेक्स जो हो रहा है ना दोस्तों, वो क्या हो रहा है, सुप्रेस हो रहा है। इसके अंदर रिफ्लेक्स कोशिश करता है, जो ये रिफ्लेक्स रिलेटेड है, ये सुप्रेशन है ना, ये कंप्रेशन नहीं है। आप सोच रहे हो कि भाई ऑब्स्ट्रक्ट है, कंप्रेस कर रहा है, वो वाला कंप्रेशन नहीं है, ये रिफ्लेक्स रिलेटेड है कि भाई बॉडी कोशिश तो करती है, रिफ्लेक्स भेजती है। अब रिफ्लेक्स भेजेगी दोस्तों तो उसके कारण क्या होगा, अर्जेंसी होगी, उसको फील होगा कि मैं यूरिन पास करूं, लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटी हो गई है एक्चुअली के अंदर, ठीक है, एनाटॉमिकली हो गई कि वो कंप्रेस हो रहा है वो वहां पर। तो जो रिफ्लेक्स जो है ना वो सुप्रेस नहीं होते हैं, रिफ्लेक्स क्या होते हैं दोस्तों, और ज्यादा इंक्रीज होते हैं अमाउंट के अंदर। रिफ्लेक्स बॉडी कोशिश करेगी यूरिन को पास करने की, इसलिए इसका आंसर सुप्रेशन भी नहीं होगा। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, रिटेंशन होगा, क्या होगा, रिटेंशन। तो लिख लो, देखो सीए प्रोस्टेट के कारण, सीए प्रोस्टेट के कारण फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी ऑफ द यूरिन देखने को मिलती है, अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन देखने को मिलती है, देखने को मिलती है, मिलती है। एनलार्ज्ड प्रोस्टेट ग्लैंड, एनलार्ज्ड प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा को कंप्रेस करता है, यूरेथ्रा को कंप्रेस करता है, जिसके कारण रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है, रिटेंशन ऑफ
यूरिनेशन होता है, नेशन होता है तथा ब्लैडर के फुल होने के कारण, तथा ब्लैडर के फुल होने के कारण, तथा ब्लैडर के फुल होने के कारण क्लाइंट को अर्जेंसी फील होती है, लेकिन वह क्या तो यूरिन पास नहीं कर पाता है या बहुत स्मॉल अमाउंट में करता है। लेकिन वह या तो क्या नहीं, या लिखो, लेकिन वह या तो यूरिन पास नहीं कर पाता, मैं आपको अभी हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, या बहुत स्मॉल अमाउंट में करता है, ठीक है। एक बार मैं साइड में हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज लेकर ले लिया करो ना, पॉज करके ले लिया करो स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो क्या है, विच नर्सिंग एक्शन कैन बेस्ट प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम ए यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर। कल हमने फोलेज कैथेटराइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से बात की थी दोस्तों, मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि दो प्रकार का होता है कैथेटराइजेशन, एक होता है स्ट्रेट या इंटरमिटेंट, एक स्ट्रेट होता है और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, एक स्ट्रेट या इंटरमिटेंट होता है, और दूसरा जो होता है दोस्तों दैट इज रिटेंशन और इनड्वेलिंग, दूसरा जो होता है वो रिटेंशन और इनड्वेलिंग होता है, इनड्वेलिंग। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो बैलून है उसको इन्फ्लेट कर, मतलब ऐसा कैथेटर ऐसा होता है जिसके अंदर बैलून नहीं होता, तो सीधा बस यूरिन निकाल लेते हैं, और यूरिन को निकालने के बाद में सैंपल लेना हो तो सैंपल निकाल लेंगे, यूरिन को निकालना है यूरिन निकाल लेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम जो है यूरिनेशन के बाद में आपको रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करनी हो कि ब्लैडर के अंदर कितनी वॉल्यूम बच रही है, तो उसको निकालना है, तो आप उसको निकालो। तो ये सब निकालने के बाद में वापस से कैथेटर को क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं, तो बैलून वाला सिस्टम ही नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, आपका स्ट्रेट और इंटरमिटेंट होता है, ऐसे नहीं कि ब्लैडर को इन्फ्लेट नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं। सेकंड जो है दोस्तों वो क्या है, रिटेंशन और इनड्वेलिंग। इसमें क्या है कि हमें लंबे समय के लिए जब कैथेटराइजेशन रखना होता है तो उस समय में हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो कैथेटर है उसका जो बैलून है उसको इन्फ्लेट करते हैं, और वो बैलून को इन्फ्लेट करने के बाद में कुछ समय तक वो क्या होगा दोस्तों, वो लगा रहता है, और उसी के द्वारा जो पर्सन है वो क्या करता है दोस्तों, यूरिनेशन करता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, आपको रिटेंशन और इनड्वेलिंग के नाम से जानते हैं। एक मैंने आपको कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन बताया था, जिसके अंदर मैंने बताया था उसके अंदर कितने ल्यूमन पाए जाते हैं, 3 ल्यूमन पाए जाते हैं। कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन के अंदर कितने पाए जाते हैं, 3 ल्यूमन पाए जाते हैं। एक जो ल्यूमन है दोस्तों जिसपे कलर कोडिंग होती है वो क्या काम करता है, ब्लैडर को इन्फ्लेट करने का काम करता है, या सॉरी बैलून को, ब्लैडर बोल रहा हूं मैं, बैलून को इन्फ्लेट करने का काम करता है। जो बैलून पाया जाता है उस बैलून को क्या करता है, इन्फ्लेट करता है ताकि वो फिक्स हो जाए और बाहर नहीं निकले खींचने के ऊपर भी, ठीक है। दूसरा जो होगा दोस्तों वो क्या काम करेगा, उसके द्वारा ड्रेनेज पोर्ट होगा, एक क्या होगा, ड्रेनेज पोर्ट, ये बैलून इनफ्लेशन पोर्ट कहलाता है, ये क्या कहलाता है, बैलून इनफ्लेशन पोर्ट। और दूसरा जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, ड्रेनेज पोर्ट होगा। ड्रेनेज पोर्ट में से क्या होगा, जो यूरिन जो है, जो यूरिन जो है दोस्तों वो यूरिन क्या होगा इसके अंदर बाहर निकलेगा, किसमें से, आपके ब्लैडर में से जितना भी यूरिन है वो बाहर निकलेगा, तो वो ड्रेनेज पोर्ट। लेकिन इसके अंदर कंटिन्यू ब्लड इरिगेशन के अंदर एक पोर्ट और पाया जाता है जो इरिगेशन पोर्ट होता है। वो क्या होता है दोस्तों, इरिगेशन पोर्ट होता है। ये इरिगेशन पोर्ट उल्टा काम करता है। देखो ड्रेनेज पोर्ट तो क्या कर रहा है, यहां का यूरिन ऐसे लेके जा रहा है, इस प्रकार से लेके जा रहा है, तो मैं ये रास्ता बना देता हूं ऐसे ऐसे, और इसको हम क्या निकाल लेते हैं, सॉरी ये वाला है ना, तो इससे हम बाहर निकाल लेते हैं इसको, तो इस प्रकार से लेके गया और ये ड्रेनेज पोर्ट है इस यूरिन को। लेकिन इरिगेशन पोर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम इरिगेशन पोर्ट के अंदर दो बाहर से देते हैं, बाहर से आइसोटोनिक सॉल्यूशन देते हैं, और वो कंटिन्यू जो ब्लैडर है दोस्तों उसको क्या करता रहता है, इरिगेट करता रहता है। तो ये इरिगेशन पोर्ट होगा। तो इसमें क्या होगा, हम बाहर से जैसे मान लो नॉर्मल सलाइन लगा दी हमने, और नॉर्मल सलाइन को हमने इस इरिगेशन पोर्ट से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो नॉर्मल जो सलाइन है दोस्तों वो ब्लैडर के अंदर क्या होती रहेगी, जाती रहेगी। तो ये तीसरा है जिसमें 3 ल्यूमन होते हैं। ये कंटिन्यू ब्लैडर जो इरिगेशन है दोस्तों उसमें क्या किया जाता है, आपका यूज किया जाता है, ठीक है। इन सबके बारे में बात की थी। इसके अलावा कौन सी पोजीशन होती है, क्या कितने इंसर्ट करना चाहिए, सब हमने इसके बारे में क्या किया था दोस्तों, आपको डिस्कस। कलर कोडिंग के बारे में पिछली क्लास में कितनी अच्छे तरीके से हमने कलर कोडिंग, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने सामने लगाओ, हमेशा याद रखने हैं वो, कि आप भूल नहीं पाओ। जब आप किसी भी चीज को कंपेयर करते हो, तुलना करते हो ना, तो वो चीजें भूली नहीं जाती हैं। अब आप बार बार एक बार कैनुला के पढ़ लेते हो, 25-30 दिन के बाद में दूसरा फिर पढ़ोगे, एनजीट्यूब का पढ़ लोगे, फिर 2 महीने बाद वो, फिर सारे कलर मिक्स इधर से इधर हो जाते हैं। आपको अगर प्रैक्टिकल आप काम करते हो तो फिर भी आपको कुछ याद रहते हैं, लेकिन जब नहीं करते हो तो आपको खुद को याद ही करने हैं वो चीज़ें। तो आप अपने जो जहाँ पे स्टडी टेबल है उसके सामने वो तीनों जो आप लिख लो उन सबको,
तीनों को कंपेयर करते हुए लिखो, इधर फोलेज की लिख लो, एनजी ट्यूब की क्या कलर कोडिंग है, इधर कैनुला की क्या कलर कोडिंग है, उसको सामने लगाओ, अब हमें याद हो जाएंगे। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, 14, 16, 18, 20, 12, 14, 16, 18 उनके तो याद करने की इतनी ज़्यादा दिक्कत होती भी आपको नहीं है, तो वो मैंने आपको कलर ट्रिक भी बताई थी, तो वो क्लास एक बार आप जरूर देख लेना। अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आप खुद दिमाग लगाओ दोस्तों कि आपको किसी भी पेशेंट के अंदर है ना यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर लगा हुआ है, ये वाला कैथेटर लगा हुआ है उसके अंदर, जिसके अंदर बैलून है, उसको हम इन्फ्लेट करते हैं। और अब आपको उसके अंदर क्या करना है दोस्तों, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। तो भाई इन्फेक्शन के जो जाने के सबसे ज्यादा जो चांसेस होंगे दोस्तों, वो किसके अंदर होंगे, वो मीटस में होंगे, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। जहां से आपने कैथेटराइजेशन किया है दोस्तों, जहां से जो एंट्री है कैथेटराइजेशन की, वो जगह क्या कहलाएगी, मीटस कहलाएगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, मीटस कहलाएगी। जैसे यूरिनरी मीटस फीमेल के अंदर हो, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और मेल के अंदर जो पेनिस के अंदर जो मीटस है वो हो, जहां से एंट्री कर रहे हो, जहां से आप फोलेट कैथेटराइजेशन एंटर कर रहे हो। ये साइट जो है ना दोस्तों, ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होगी, क्यों, वो बिल्कुल पास है। इसी के द्वारा तो क्या होगा दोस्तों, मीटस से यूरेथ्रा के अंदर क्या करेगा, कोई भी इंफेक्शन एंटर करेगा, जिससे आप फोलेट जा रहा है उसी के साथ में ये एंटर करेगा। तो ये जो मीटस है ना दोस्तों, ये सबसे मोस्ट कॉमन साइट होगी जहां से कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, एंट्री कर सकता है। हाँ, उसके आसपास की साइड भी हो सकती है, लेकिन इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, बेस्ट कौन सा होगा। देखो कि आपको बेस्ट प्रिवेंट कैसे करोगे, आप बेस्ट प्रिवेंट करने के लिए जहां से एंट्री हो रही है ना, उस पर आपको ध्यान देना होगा। इस ऑप्शन के अंदर है ना कई सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन आपको बेस्ट चुनना है। इस क्वेश्चन के अंदर कई सारे ऑप्शन सही हैं, बट आपको बेस्ट चुनना है। पहला क्या दे रखा है, क्लींजिंग द पेरिनियम। अब एक बात बताओ भाई, सही है, पेरिनियम भी है। देखो जैसे मान लो मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता हूं, एक बार रुकना, ठीक है। अब मान लो कि ये वाला एरिया है दोस्तों, ये क्या है, पेरिनियम है। ये वाला एरिया क्या है, पेरिनियम है। ये यूरिनरी मीटस है, ऐसे मान लो ये यूरिनरी क्या है, मीटस है। ये क्या है दोस्तों, पेरिनियम है। हाँ, इस इलाके से भी क्या हो सकती है दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जा सकता है। बट आप एक बात सोचो कि एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, आप इसको क्लीन करोगे, हाँ सही बात है, ये अच्छा तरीका है जिसके द्वारा आप इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हो। बट बेस्ट पूछे तो एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां से एंट्री करेगा, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना इस जगह से एंट्री करेगा, और एक ये यहां से यहां पहुंचेगा। तो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी दोस्तों, मीटस के पास होगी ना। तो सबसे ज्यादा आपको क्लीन करने पर ध्यान किस पे देना होगा, कि जो मीटस के पास वाला जो एरिया दोस्तों, उसको क्लीन करने पर आपको क्या देना होगा, सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। पेरिनियम को क्लीन करना भी क्या है, ठीक है, बट बेस्ट नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड क्या दे रखा है, एनकरेजिंग द एडिक्वेट फ्लूइड। ये भी सही है कि भाई फ्लूइड इनटेक जो है ना उसको भी हम एनकरेज करेंगे, लेकिन ये भी बेस्ट नहीं है। देखो फ्लूइड जब हम ज्यादा इंटेक देते हैं तो यूरिन रुकता नहीं है, यूरिन की इसे बोलते हैं यूरिन स्टेसिस। इसे हम किस नाम जानते हैं, यूरिन स्टेसिस के नाम से जानते हैं। अब यूरिन रुकेगा नहीं, यूरिन का फ्लो रहेगा ना दोस्तों, तो उसके कारण इन्फेक्शन, यूरिन स्टेसिस के कारण होने वाला जो इन्फेक्शन है उसके जो चांसेस हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, एडिक्वेट जो फ्लूइड है ना वो भी यूटीआई को कम करने में क्या करता है, हेल्प करता है। बट मैंने आपको क्या कहा, बेस्ट, यहां पर ये ऑप्शन भी बेस्ट नहीं है। नेक्स्ट क्या देखा दोस्तों, थर्ड देखा, इरिगेटिंग द कैथेटर वंस डेली। अगर मेरे को इन चारों में सबसे गलत चुनना हो ना तो ये सबसे गलत है दोस्तों। ये दोनों तो सही है, ऐसा कर सकते हैं हम, और ये हेल्प भी करते हैं, बट बेस्ट नहीं है। लेकिन ये तो बिल्कुल ही गलत है। इरिगेट करने का मतलब ये कंटिन्यू ब्लड इरिगेशन नहीं है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि एक फोलेज कैथेटराइजेशन को जो टू ल्यूमन है उसको इरिगेट करना, और एक कंटिन्यू ब्लड इरिगेशन करना, ये दोनों चीजें क्या है दोस्तों, अलग अलग हैं, ठीक है। जिसके अंदर सिर्फ 2 ही पोर्ट हैं, एक में 2 पोर्ट हैं, एक के अंदर 3 पोर्ट हैं, जो कि हम सीबीआई में यूज करते हैं, कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन में यूज करते हैं। 2 जो पोर्ट है दोस्तों, इसके अंदर 2 ही पोर्ट है आपका। एक आपका क्या होता है, बैलून इन्फ्लेशन पोर्ट होता है, और एक आपका क्या होता है दोस्तों, ड्रेनेज पोर्ट, जिसमें से यूरिन बाहर आता है। अब ये जो यूरिन जिसमें से बाहर आ रहा है दोस्तों, इसके ऊपर आप क्या लगा देते हो, यूरिन बैग लगा देते हो। अगर आपको इसको मान लो क्लीन करना है, इरिगेट करना है, मान लो कि आप मान लो आइसोटोनिक सॉल्यूशन लेके अब उसको पुश करो, उसके द्वारा जो पूरा जो कैथेटर वो क्लीन हो जाए, आप ये सोचो। तो ये बात बताओ कि इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा, यहां से क्या करना पड़ेगा, ओपन। जबकि इस पूरे सर्किट को हम क्लोज सर्किट मानते हैं। क्या मानते हैं, क्लोज सर्किट। हमेशा सैंपल भी लिया जाता है ना, तो कई जो अच्छे जो कैथेटर आते हैं उनके अंदर पोर्ट बने हुए आते हैं, उस पोर्ट से ही हम डायरेक्टली क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं, कभी भी इसको ओपन नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इरिगेट करोगे तो उसको ओपन करोगे, फिर आप पुश करोगे, नॉर्मल सलाइन पुश करोगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कोई भी पुश कर रहे हो, तो दोस्तों वो क्या काम करेगा, कोई भी क्लोज सर्किट को अगर आप ओपन करोगे ना, तो देयर विल बी इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के जो चांसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसके कारण ये तो इरिगेटिंग द कैथेटर जो है ना दोस्तों, इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। ये यूटीआई के चांसेस को क्या करता है, इंक्रीज करता है ये, ठीक है। तो ये इंक्रीज करता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो ये दोनों तो कम करते हैं, बट बेस्ट नहीं है। बेस्ट जो आंसर होगा दोस्तों इसका, वो क्या हो जाएगा आपका,
क्लीनिंग अराउंड द मीटस रूटीनली, कि आपको कुछ कुछ समय के अंदर रूटीनली क्या करना है दोस्तों, उस मीटस को क्या करना है दोस्तों, क्लीन करना है, जिससे आपको फोलेट कैथेटर एंटर हुआ है, जो कैथेटर आपने डाला है उस मीटस को चारों तरफ से आपको क्या करना पड़ेगा, रूटीनली उसको आपको डेली बेसिस के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पोर्ट ऑफ एंट्री है, वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, बेस्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। इसको लिख लो, लिखो लिखो यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर, फोलेज कैथेटर भी लिखा हो सकता है ना, के कारण होने वाले इन्फेक्शन को, के कारण होने वाले इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका यूरिनरी मीटस को रूटीनली क्लीन करना है। और ये तो जो फोलेज कैथेटराइजेशन नहीं भी करोगे तो भी करना चाहिए, है ना, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। अभी कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन से रिलेटेड, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ए कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन। एक क्लाइंट दोस्तों, उसका कंटिन्यू ब्लैडर किया जा रहा है, इरिगेशन किया जा रहा है। जैसे मान लो ये क्लाइंट है, ये इसको बना ही देता हूं एक बार, थोड़ा सा क्लाइंट आपको थोड़ा सा समझ में आए। ये क्लाइंट का ऐसे मान लो कि क्या है दोस्तों, ब्लैडर है, ठीक है, ब्लैडर है। तो हम क्या काम करते हैं कि फोलेज जो कैथेटराइजेशन जो किया जाता है ना कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन में, उसमें 3 पोर्ट लगे हुए होते हैं, ठीक है। उसके अंदर कितने पोर्ट लगे हुए होते हैं दोस्तों, 3 पोर्ट। वैसे बनाता हूं, रुको एक मिनट, सही तरीके से बनाता हूं थोड़ा सा। जैसे मान लो ये है, तो इसके अंदर 3 पोर्ट बने हुए होते हैं, 1, 2 और ये 3। एक जो पोर्ट होगा, बार बार बताने की आपको जरूरत है नहीं, वो क्या काम करता है, बैलून को इन्फ्लेट करने का काम करता है, ताकि ये बाहर नहीं निकले, तो बैलून इन्फ्लेशन पोर्ट हो गया। दूसरे पोर्ट से क्या होगा दोस्तों, यूरिन बाहर आएगा। तो इससे यूरिन बाहर आएगा, तो ये यूरिन बैग आप इससे क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे, इससे डायरेक्टली यूरिन आता रहेगा। तो ये आपने यूरिन बैग को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और तीसरे से आप क्या करोगे दोस्तों, इसको इरिगेट करना है। तो जैसे कि आपने एग्जाम्पल के लिए नॉर्मल सलाइन ले लिया, ठीक है, अलग अलग होता है। जैसे माना जाता है कि जैसे ऑपरेशन के दौरान ज्यादातर ग्लिसरॉल यूज करते हैं, और बाद में ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिवली हम नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में हमेशा जब सीबीआई करते हैं तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं, ठीक है। अब इस नॉर्मल सलाइन को क्या कर देंगे दोस्तों, इसको हम कनेक्ट कर देंगे इस अपने तीसरे वाले पोर्ट से। अब इससे क्या होगा, नॉर्मल सलाइन जो है वो अंदर जाएगा ब्लैडर के अंदर, उसको क्या करेगा दोस्तों, क्लीन करने का क्या करेगा, काम करेगा। इसको क्लीन करने का काम करेगा। जो ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा जो है दोस्तों, उसको भी क्या करेगा, क्लीन करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये इसे हम किस नाम जानते हैं, सीबीआई के नाम से जानते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा वो मैं बताता हूं, फिर आपको आगे समझाऊंगा। विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग एक्शन। आप एक नर्स हो और आप केयर कर रहे हो एक पेशेंट की, जिसको कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन किया जा रहा है, ब्लैडर को कंटिन्यू क्लीन किया जा रहा है नॉर्मल सलाइन देकर। तो ये कह रहा है कि कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग एक्शन होगा ऐसे पेशेंट के लिए। पहला क्या दे रखा है, मॉनिटरिंग द यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी टू डिटरमाइन द हाइड्रेशन। कि भाई हाइड्रेशन देखने के लिए बिल्कुल सही है कि हाइड्रेशन देखने के लिए पेशेंट की क्या देख सकते हैं दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी देख सकते हैं। अगर डिहाइड्रेशन है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आयंस ज्यादा होंगे, आयन में वजन ज्यादा होता है, वेट जिसमें ज्यादा होगा वजन वाली चीज जल्दी गिरती है। ऐसे याद रखो, वजन वाली चीज जल्दी गिरती है। पत्थर को गिराओगे एक आप, ठीक है, पंख को गिराओगे, पंख आराम से गिरेगा। तो आयन ज्यादा होंगे, ठीक है, वाटर की अमाउंट क्या होगी, कम होगी डिहाइड्रेशन, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। बट इस केस के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों कि आप यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, उसको मॉनिटर करने का कोई फायदा नहीं है। आप कहोगे क्यों सर, क्यों फायदा नहीं है। देखो, एक जो पर्सन है ना, एक पर्सन है नॉर्मल, एक पर्सन दोस्तों नॉर्मल है, वो उसका जो यूरिन है वो सिर्फ आ रहा है, उस यूरिन को आप असेस करके बता सकते हो भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उस हिसाब से भाई ज्यादा है, कम है, डिहाइड्रेशन में है या नहीं है। बट इस पर्सन का जो यूरिन जो आ रहा है ना, इस यूरिन बैग के अंदर, ये सिर्फ उसका खुद का यूरिन तो आ ही रहा है, यूरिन तो आ ही रहा है, ठीक है, एक्चुअल यूरिन बोल देता हूं मैं इसको, खुद का यूरिन तो आ ही रहा है, जो भी यूरिन बॉडी के अंदर बन रहा है दोस्तों वो तो आ ही रहा है। लेकिन आप कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन के द्वारा इसके अंदर क्या डाल रहे हो दोस्तों, नॉर्मल सलाइन भी डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो, नॉर्मल सलाइन। अब ये यूरिन बैग जो आ रहा है, या ऐसे मान लो कि यहां पर जो पोर्ट के अंदर जिससे आप सैंपल लोगे, उसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं,
एक्चुअल यूरिन आ रहा है, साथ में ये जो NS गया था ये वापस आ रहा है, तो उसे हम इरिगेंट बोलेंगे। ये जो NS ये क्या है, इरिगेंट है। तो एक्चुअली में एक्चुअल यूरिन भी है, साथ में इरिगेंट भी है। मतलब कि जो यूरिन है ना वो मिक्स है, किसके अंदर, नॉर्मल सलाइन दिया तो नॉर्मल सलाइन के अंदर क्या है, मिक्स है। अब जो आप ग्रेविटी देख रहे हो वो यूरिन की ग्रेविटी थोड़ी देख रहे हो आप दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी देख रहे हो आप, उसमें नॉर्मल सलाइन भी है। और ज्यादा अमाउंट में तो यूरिन तो बहुत कम अमाउंट में होता है, कंटिन्यू ब्लड इरिगेशन करते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर हम क्या देते हैं, नॉर्मल सलाइन देते हैं। तो मेन स्पेसिफिक ग्रेविटी तो आप किसकी देखने लग रहे हो, नॉर्मल सलाइन की देखने को लग रहे हो। तो इसलिए कंटिन्यू ब्लड इरिगेशन के दौरान है ना, पेशेंट की यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने का कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम एक्चुअल यूरिन है ही नहीं, वो जो यूरिन है उसके अंदर क्या मिक्स है, नॉर्मल सलाइन मिक्स है, या नॉर्मल सलाइन के अंदर यूरिन मिक्स है, क्योंकि नॉर्मल सलाइन ज्यादा है यूरिन कम है। तो इसलिए ऐसे बोलना ज्यादा अच्छा होगा कि नॉर्मल सलाइन के अंदर क्या मिक्स है, यूरिन मिक्स है, नहीं कि यूरिन में नॉर्मल सलाइन मिक्स है, क्योंकि जो बड़ी चीज उसको पहले बोलेंगे। तो ये गलत हो गया। सेकंड क्या दे रखा है, सबस्ट्रैक्टिंग इरिगेंट फ्रॉम आउटपुट टू डिटरमाइन यूरिन वॉल्यूम, बिल्कुल सही है। अब मैं आपको दोस्तों ये कहूं कि इस पेशेंट के अंदर आप ये बताओ कि एक्चुअल यूरिन कितना है, तो आप कैसे बताओगे। तो भाई सिंपल सी बात है, मान लो कि आपने है ना जो यूरिन जो बैग है ना उसको कलेक्ट, उसको देखा, ये यूरिन बैग देखा, आपने देखा भाई इस यूरिन बैग के अंदर आपने इसको कई बार खाली किया, आप इसको नोट करते जा रहे हो एग्जांपल के रूप में, ठीक है। ऐसे मत कहना सर 1000 ml का ही आता है। तो आपने माना कि दोस्तों इसके अंदर है ना, आपने 24 घंटे के अंदर 6000 ml जो यूरिन है वो बाहर निकाला है, ठीक है। 6000 ml यूरिन क्या निकाला है दोस्तों, आपने बाहर निकाला है। आपने ये देखा कि 6000 ml यूरिन बाहर निकाला आपने 24 घंटे के अंदर। अब ये जो 6000 ml है ना दोस्तों, ये एक्चुअल यूरिन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल सलाइन भी है और एक्चुअल यूरिन भी है। अब दोस्तों जितना नॉर्मल सलाइन है, नॉर्मल सलाइन क्या है, इरिगेंट, नॉर्मल सलाइन क्या है, इरिगेंट है। अब जितना नॉर्मल सलाइन है, मान लो कि जो नॉर्मल जो सलाइन है दोस्तों वो आपने लगाया, मान लो कि 4 लीटर लगाया, तो 4000 ml आपने क्या लगाया, नॉर्मल सलाइन। तो एक्चुअल जो यूरिन है उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल जो यूरिन बना, जो यूरिन बैग के अंदर कलेक्ट किया आपने, वो यूरिन उसमें से आपने कितना खुद डाला, 4000 ml, कितना बचा दोस्तों, 2000 ml। तो ये 2000 जो ml होगा ना दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, आपका एक्चुअल यूरिन हो जाएगा। तो किसी भी पेशेंट, अगर कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन वाले पेशेंट के अंदर अगर आपको यूरिन आउटपुट चेक करना हो, तो आप क्या काम करोगे कि जो आउटपुट जो आ रहा है उस आउटपुट में से इरिगेंट को जो नॉर्मल सलाइन है मान लो एग्जांपल के लिए, उस नॉर्मल सलाइन को आप क्या कर दोगे दोस्तों, घटा दोगे। क्या कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे, घटा दोगे। तभी आपको पता लगेगा कि एक्चुअल जो यूरिन वॉल्यूम है वो कितना है। तो अभी तक ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन अभी तक बिल्कुल सही है, वॉल्यूम। थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, रिकॉर्डिंग यूरिनरी आउटपुट एवरी आवर टू डिटरमाइन किडनी फंक्शन। ये किडनी फंक्शन के लिए जब कंटिन्यू ब्लड इरिगेशन चल रहा हो ना, तो किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ना के बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो हावरली जो मॉनिटरिंग है ना वो हमेशा करवाई नहीं जाती है, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टिपिकल होती है ये, न इसकी कोई जरूरत होती है, न इसकी कोई जरूरत होती है। ये तो तब करते हैं हावरली मॉनिटरिंग, किडनी से रिलेटेड कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो, किडनी फेलियर की कंडीशन हो रही हो, यूरिन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा हो, आपको ये देखना हो कि पेशेंट है जो एन यूरिया में तो नहीं जा रहा है, ओलिगो यूरिया में तो नहीं जा रहा है, 30 ml यूरिन बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है पर आवर में, तो वो सब चेक करना हो तब। लेकिन यहाँ पर जब इस कंडीशन के अंदर हमें ज्यादातर कभी भी हमें क्या नहीं कहा जाता, हर घंटे चेक करने के लिए नहीं कहा जाता, तो ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ जो ऑप्शन वो क्या कर रहा है, ऑब्टेनिंग ए 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन, कि भाई 24 आवर का जो यूरिन जो स्पेसिमेन है ना उसको आपको ऑब्टेन करो। तो एक्चुअली में दोस्तों आप सैंपल ले रहे हो, आप किसी भी चीज का, आप 24 घंटे का जो भी सैंपल लोगे ना वो आपको सही वैल्यू देगा ही नहीं। क्यों, 24 आप सिर्फ अमाउंट कर सकते हो असेस, अमाउंट असेस करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप सैंपल ले रहे हो दोस्तों और किसी चीज के लिए, तो वो आपको क्या नहीं देगा, सही वैल्यू नहीं देगा। क्यों, 24 घंटे के अंदर जो भी हो रहा है उसके अंदर नॉर्मल सलाइन भी मिक्स है। तो जो यूरिन की जो कंसंट्रेशन है उसका आप कैसे पता लगाओगे, यूरिन की कंसंट्रेशन का पता ही नहीं लगा सकते आपकी कितनी कंसंट्रेशन है यूरिन में। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मिक्स क्या है, उसके अंदर इरिगेंट मिक्स है, नॉर्मल सलाइन क्या है दोस्तों, मिक्स है। तो 24 आवर यूरिन सैंपल अगर आप यूरिन की कंसंट्रेशन है उसको असेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि यूरिन की कंसंट्रेशन डाइल्यूटेड यूरिन मिलेगा आपको वो। क्यों, क्योंकि उसके अंदर नॉर्मल सलाइन क्या है, ज्यादा से ज्यादा यूरिन है ही, नॉर्मल सलाइन उसके अंदर मेन, और कुछ अमाउंट में इसमें यूरिन है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, कि आप इरिगेंट को आउटपुट से क्या कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे। तो लिखो कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन, पूरा लिख लो चलो, कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन वाले क्लाइंट में, कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन वाले क्लाइंट में
एक्चुअल यूरिन आउटपुट जानने के लिए, एक्चुअल यूरिन आउटपुट जानने के लिए टोटल यूरिन आउटपुट से, टोटल यूरिन वॉल्यूम से इरीगेंट को घटा देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। इस प्रकार से करते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, ए नर्स इज प्रोवाइडिंग क्लाइंट टीचिंग टू ए वुमन हु हैज रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। एक कोई क्लाइंट है दोस्तों, फीमेल है, वुमन है, और उसको बार बार क्या हो रहा है, यूटीआई हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट क्या हो रहा है दोस्तों, इन्फेक्शन हो रहा है बार बार उसको। विच इंफॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड कंसर्निंग द रीजन व्हाई वुमन आर मोर ससेप्टेबल टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देन मैन। कल हमने एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और पढ़ा था, ये अलग क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कल आपको इसका आंसर वहां भी बताया था कि एक रीजन ये भी होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई फीमेल के अंदर यूटीआई होने का कारण क्या होता है। पहला जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, आप खुद सोचना कि आपको मेल में और फीमेल में तुलना करनी है हर ऑप्शन में, कि भाई ये सिर्फ फीमेल में है या मेल में है, वो चीजें। पहला क्या कह रहा है दोस्तों कि भाई फीमेल के अंदर ज्यादा क्यों होता है, कि इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक होता है। अरे भाई एक बात बताओ, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, ये कोई स्पेसिफिक तो है नहीं कि फीमेल के अंदर इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक होगा। वो पानी नहीं पी रही है, मान लो वो फ्लूइड नहीं ले रही है, तो वो तो मेल भी कर सकता है, फीमेल भी कर सकती है, मेल भी हो सकता है इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक करे या फीमेल भी हो। तो ये कोई रीजन नहीं है यूटीआई होने का, बिल्कुल गलत। पुअर हाइजीनिक प्रैक्टिस, हो सकता है कि भाई जो मेल है वो हाइजीन नहीं रखता हो, और हो सकता है फीमेल भी नहीं रखती हो। तो कोई स्पेसिफिक तो है नहीं कि भाई आप इस क्वेश्चन में ये कहोगे कि फीमेल जो है वो पुअर हाइजीनिक प्रैक्टिस रखती है, तो फिर आपकी पिटाई पक्का है, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपके जो दोस्त वो नाराज हो जाएंगे, आपने मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, कि फीमेल के बारे में तुमने ऐसे कैसे कह दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है दोस्तों, द लेंथ ऑफ द यूरेथ्रा, कि जो यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है ना, दिस इज द रीजन देयर इज मोर चांसेज ऑफ यूटीआई इन फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स। ये रीजन होता है दोस्तों, सही है अभी तक बिल्कुल, अभी इसको मैं समझा दूंगा। इसके बाद क्या है दोस्तों नेक्स्ट, द कंटिन्यूटी ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। दोनों के अंदर ही भाई म्यूकस जो मेम्ब्रेन है वो तो दोनों में कंटिन्यू रहती है, ऐसा नहीं है कि भाई उसके अंदर इंटरमिटेंट पाई जाती है, एक जगह म्यूकस मेम्ब्रेन है एक जगह नहीं है, यूरेथ्रा में यहाँ नहीं है यहाँ है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन तो दोनों के अंदर क्या होती है दोस्तों, प्रेजेंट होती है। लेकिन रीजन क्या होता है दोस्तों, कि मेल के अंदर यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो क्या होती है, मोर होती है, ज्यादा होती है, लगभग एग्जाम्पल ग्रुप में लगभग 20 सेंटीमीटर के करीब होती है। जबकि फीमेल के अंदर जो यूरेथ्रा है दोस्तों वो क्या होती है, शॉर्ट लेंथ का होता है, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर, 3 to 4 सेंटीमीटर। अब आप एक बात बताओ दोस्तों, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको मान लो आगे तक जाना है और वो यहां से एंट्री कर रहा है मीटर से, तो ये यूरेथ्रा है आगे सारा। एक तो उसको सिर्फ 3 से 4 सेंटीमीटर जाना हो, एक उसको पहुंचना हो कहां, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो उसको कहां जाना आसान होगा, 3 से 4 सेंटीमीटर। इसलिए फीमेल के अंदर क्या होता है दोस्तों, मोर चांसेस होते हैं कि यूरेथ्रा की जो लेंथ जो होती है ना, यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है ब्लैडर तक पहुंचने के लिए दोस्तों वो क्या होती है, कम होती है। जबकि मेल के अंदर ये लेंथ क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है, इसलिए मेल के अंदर चांसेस कम है। दूसरा रीजन मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, कि जो फीमेल जो है ना, उसे फीमेल के अंदर जो एनएस की जो डिस्टेंस जो होती है ना दोस्तों, मीटर्स तक, वो क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। जबकि मेल के अंदर ये जो डिस्टेंस है ये क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है, ठीक है। जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जैसे पेनिस के कारण होता है, ये जो लेंथ है वो थोड़ी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जबकि फीमेल के अंदर बिल्कुल पास पाया जाता है। तो दूसरा रीजन ये था। एक रीजन क्या है दोस्तों, यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो है। तो ये दोनों रीजन होते हैं जिसके कारण जो फीमेल है उसके अंदर यूटीआई के जो चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू मैन और मेल आर मोर, ज्यादा होते हैं। तो लिखो फीमेल्स के अंदर यूटीआई के चांसेस अधिक होते हैं, चांसेस अधिक होते हैं, क्योंकि पहला लिख लो शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा, और सेकंड लिख लो क्लोज प्रोक्सिमिटी, मतलब पास पाया जाता है, क्लोज प्रोक्सिमिटी टू एनस, ठीक है। ये दो रीजन मेनली होते हैं। हार्मोनल बिल्कुल कम काम करता है, हार्मोनल भी होता है, बट आप इन दो पे फोकस करोगे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या कह रहा है आपको, ए क्लाइंट इन ए नर्सिंग होम इज डायग्नोज्ड विद यूरेथ्राइटिस। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको क्या है, यूरेथ्राइटिस की प्रॉब्लम है। What should the nurse plan to do before initiating antibiotic therapy prescribed by the healthcare provider? कि भाई एंटीबायोटिक थेरेपी को मतलब स्टार्ट करने के लिए कहा गया है, तो उससे पहले क्या करना चाहिए। चलो बात करते हैं एक बार। यूरेथ्राइटिस जो होता है ना दोस्तों, ये एक टाइप ही होता है किसका, यूटीआई का। यूटीआई पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर वैसे कहीं भी हो सकता है, कई सारे जगह पे हो सकता है, ठीक है। जैसे यूरेथ्रा के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो यूरेथ्राइटिस कहलाएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरेथ्रा। अगर यूरेथ्रा के अंदर हो रहा है दोस्तों तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूरेथ्राइटिस के नाम से जानेंगे। जैसे ब्लैडर के अंदर हो रहा है तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, सिस्टाइटिस के नाम से जानेंगे, सिस्टाइटिस। एक होता है दोस्तों यूरोसेप्सिस। अगर आपने जो यूटीआई है उसको ट्रीट नहीं किया, अनट्रीटेड रहा, तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, इन्फेक्शन क्या हो जाता है, पूरे यूटीआई ट्रैक्ट के अंदर फैल जाता है या ब्लड तक पहुंच जा रहा है वो, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, यूरोसेप्सिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके कारण जो पेशेंट है वो शोक तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन। एक क्वेश्चन यूटीआई से सीधा सीधा बनता है कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ यूटीआई या मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर कोजिंग द यूटीआई, दैट इज ई कोलाई। ध्यान रखना, तो इसका आंसर क्या आएगा, ई कोलाई आएगा। क्या आएगा, ई कोलाई। ये ध्यान रखने में ये क्वेश्चन आता है। इसके अलावा और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल होता है, स्टेफाइलोकोकल होता है, ई कोलाई होता है, ठीक है। तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसके क्या हो सकते हैं, कोजेज हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है ये, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको अगले क्वेश्चन के अंदर बता दूंगा, है ना। तो दोस्तों देखो क्या होता है कि कोई भी पेशेंट है ना, उसके अंदर हमें यूरिन कल्चर करवाएंगे हम, ठीक है। उसके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जानना जरूरी है। क्यों, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता लगेगा ना, तो उसी से तो ट्रीटमेंट चलता है मेनली। आगे भी फोकस करते हैं, स्टार्टिंग में हम मान लो एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं, बट मान लो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें पॉजिटिव एजेंट का जानना क्या होता है, जरूरी होता है। तो बाद में हम ट्रीटमेंट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपने मान लो स्टार्टिंग में एंटीबायोटिक दे दी तो आपको पता नहीं लगेगा कि भाई किसके कारण क्या हुआ, माइक्रो मतलब एंटीबायोटिक दे दी और एंटीबायोटिक देने से मान लो खत्म हो गई, तो आपको पता नहीं लगेगा किसके कारण हुआ है। तो हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए है ना, जब भी पेशेंट को क्या दी जाती है, एंटीबायोटिक दी जाती है ना। अब एंटीबायोटिक को देने से पहले ही दोस्तों इस पेशेंट के अंदर हम क्या ले लेते हैं, यूरिन का सैंपल ले लेते हैं। यूरिन का क्या ले लेते हैं, सैंपल, यूरिन कल्चर सैंपल ले लेते हैं। कल्चर एंड सेंसिटिविटी का सैंपल ले लिया जाता है, ताकि क्यों, एंटीबायोटिक देने से तो वो माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो आपको पता नहीं लगेगा कि इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है। तो अगर आपको ये जानना है कि आपके यूटीआई का पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हम हमेशा एंटीबायोटिक देने से पहले पेशेंट का हम क्या लेते हैं दोस्तों, यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करवाते हैं। यूरिन कल्चर टेस्ट करवाते हैं, मेनली यूरिन कल्चर करवाते हैं, सेंसिटिविटी कोई जरूरी नहीं होता। ब्लड के अंदर कल्चर एंड सेंसिटिविटी ज्यादा करवाया जाता है। तो ब्लड कल्चर जो यूरिन जो कल्चर है दोस्तों, वो हम यूरिन कल्चर टेस्ट हम करवाते हैं। क्यों रीजन, एंटीबायोटिक देने से पहले क्यों करते हैं, भाई एंटीबायोटिक दी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म, अब यूरिन लोगे, यूरिन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसका पॉजिटिव एजेंट क्या था, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या था, ठीक है। तो पॉजिटिव एजेंट को जानने के लिए एंटीबायोटिक देने से पहले हमेशा हमें यूरिन का कल्चर का सैंपल लेना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑब्टेन ए यूरिन स्पेसिमेन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए हम क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं, ठीक है। ब्लड का भी ले सकते हैं, ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी भी करवाते हैं, लेकिन यूटीआई के अंदर हम किसका लेते हैं, मेनली यूरिन का लेते हैं। वैसे ब्लड का भी ले सकते हैं, ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी जो है वो टेस्ट भी हम करवाते हैं। उससे हमें एंटीबायोटिक का पता लगता है कि भाई ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, कोई सारी डिजीज है, किसी भी पेशेंट को मान लो लॉन्ग टर्म फीवर आ रहा है और उसको आपको पता नहीं चल रहा, आपने उसको एंटीबायोटिक दे रहे हो बट वो काम नहीं कर रही, तो उस पेशेंट को हम क्या करवाते हैं, ब्लड कल्चर और सेंसिटिविटी करवाते हैं। अब ब्लड कल्चर और जो सेंसिटिविटी करवाते हैं ना, तो उससे क्या पता लग जाता है भाई कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन सी ड्रग के प्रति सेंसिटिव है। भाई ये एंटीबायोटिक दोगे तो वो बता देगा, उस रिपोर्ट के अंदर ही आ जाएगा कि भाई ये एंटीबायोटिक दोगे तो काम करेगी, ये एंटीबायोटिक दोगे तो नहीं काम करेगी, ये काम करेगी, इसके प्रति रेसिस्टेंट हो चुका और इसके प्रति क्या है, ये सेंसिटिव है, तो इसलिए वो सेंसिटिविटी भी क्या आती है, काम में आती है। ऐसा ही यूरिन में भी करते हैं, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रिपेयर फॉर यूरिन कैथेटराइजेशन। यूटीआई के अंदर सिर्फ यूटीआई के लिए कैथेटराइजेशन करने की कोई क्या नहीं होती दोस्तों, जरूरत होती नहीं होती है, और बल्कि कैथेटराइजेशन करने के कारण यूटीआई के जो चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई पेशेंट को हमें एंटीबायोटिक देने से पहले कैथेटराइजेशन करो, तो उसका वैसे भी कोई तुक नहीं बैठता कि भाई एंटीबायोटिक देने से पहले क्यों करेंगे कैथेटराइजेशन। तो पहली बात, कैथेटराइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है यूटीआई के अंदर, ये वैसे भी इंक्रीज करता है रिस्क को, और दूसरा एंटीबायोटिक से रिस्क का कोई लेना देना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। सेकंड क्या देखा, टीच हाउ टू परफॉर्म पेरिनियल केयर। हाँ ये बिल्कुल सही है,
भाई पेरिनियल केयर देना, उसको बताना चाहिए कि भाई किस प्रकार से आपको पेरिनियल केयर करना है यूटीआई को कम करने के लिए, लेकिन आप ये बाद में भी बता सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों, इसका एंटीबायोटिक देकर भी तो बता सकते हो, ये आप इसमें पूछा कि देने से पहले क्यों, आप एंटीबायोटिक दे तो उसके बाद भी बता सकते हो, लेकिन इसमें यहाँ पर ये पूछा कि एंटीबायोटिक देने से पहले क्यों करेंगे, ठीक है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, स्टार्ट एट 24 आवर यूरिन कलेक्शन, तो 24 आवर यूरिन कलेक्शन की यहाँ पर कोई नीड नहीं होती, देयर इज नो नीड ऑफ 24 आवर यूरिन कलेक्शन, ठीक है। यूटीआई के अंदर 24 आवर यूरिन सैंपल की ज्यादातर कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हम तो यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि ऑब्टेन ए यूरिन स्पेसिमेन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। तो लिखो यूटीआई के पेशेंट में एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी का सैंपल लेना चाहिए। ब्रैकेट में टू आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, ये यूटीआई से रिलेटेड है, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है, अभी बात करेंगे हम। ए नर्स इज असेसिंग द यूरिन ऑफ ए क्लाइंट विद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, एक नर्स असेस करे कि इसको यूरिन को, फॉर विच कैरेक्टरिस्टिक्स शुड द नर्स असेस इच स्पेसिमेन ऑफ द यूरिन, तो आपको यूरिन के अंदर क्या असेस करना है, आपके पास एक यूरिन का सैंपल है, मान लो क्लाइंट का यूरिन का सैंपल है, उसके अंदर आप क्या चीज असेस करोगे, जिसमें पेशेंट के अंदर क्या हो रखा है दोस्तों, यूटीआई हो रखा है, ठीक है। अभी हमने थोड़ी सी यूटीआई के बारे में, टाइप के बारे में बात कर ली थी कि सिस्टाइटिस हो सकता है, यूरेथ्राइटिस हो सकता है, या फिर यूरोसेप्सिस हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ यूटीआई के बारे में हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी इसमें भी होता है, फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी ऑफ द यूरिन, ओ या इन यूरिनेशन लिख लो, इन यूरिनेशन। इसके अलावा दोस्तों ऐसे पेशेंट को पेन भी फील होता है, तो डिसयूरिया भी हो सकता है, डिसयूरिया। इसके अलावा यूरिन के अंदर पस आ सकता है, तो पाईयूरिया, नाइट के दौरान ज्यादा यूरिन पास करना, नोक्चूरिया, यूरिन के अंदर थोड़ा स्मॉल अमाउंट के अंदर ब्लड भी आ जाता है कई बार, तो हिमेचूरिया भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब देखने को क्या हो सकते हैं दोस्तों, मिल सकते हैं। तो पस होने के कारण जो है ना, पस होने के कारण ऐसे जो पेशेंट हैं, इसका जो यूरिन जो मेनली आता है वो कैसा आता है, क्लाउडी यूरिन आता है, कैसा आता है, क्लाउडी या स्मोकी यूरिन आता है, क्लाउडी या स्मोकी यूरिन आता है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर हमें मेनली ये जानने के लिए, भाई इन्फेक्शन जितना बढ़ेगा तो उसके अंदर पस प्रेजेंट होगी, और पस प्रेजेंट होगी तो उसके अंदर मेनली क्या होता है दोस्तों, क्लाउडी और स्मोकी यूरिन देखने को मिलता है, ठीक है। क्लाउडी और जो स्मोकी जो यूरिन है दोस्तों वो देखने को आपको मिलता है। ज्यादातर हिमेचूरिया सिम्टम्स नहीं आते क्योंकि बहुत कम अमाउंट के अंदर ब्लीडिंग होती है, तो आपको देखने से कभी भी पता नहीं लग पाता है इसका, ना ऑब्जर्व करने से बहुत कम अमाउंट में होती है। लेकिन पाईयूरिया के अंदर क्या होता है, पस के ज्यादा बनने के कारण जो यूरिन जो है ना दोस्तों, उसका कलर कैसा हो जाता है, क्लाउडी और स्मोकी यूरिन क्या होता है दोस्तों, देखने को मिल सकता है, क्लाउडी और स्मोकी यूरिन देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में यही हो रहा है कि भाई आपको क्लाइंट का यूरिन देखना, क्या चीज चेक करोगे, भाई उसकी क्लैरिटी चेक करोगे कि यूरिन की क्लैरिटी है या नहीं है। क्यों, अगर क्लैरिटी है तो मतलब उसको पाईयूरिया नहीं है, और अगर उसको क्लैरिटी नहीं है और क्लाउडी यूरिन है दोस्तों, तो वो आपको इंडिकेट करेगा कि यूटीआई ज्यादा हो रहा है उसको, और उसको पाईयूरिया हो रहा है। तो क्लाउडी यूरिन को असेस करेंगे, उसके लिए हम क्या देखना पड़ेगा, क्लैरिटी ऑफ द यूरिन देखनी पड़ेगी हमें। इसके बाद इसमें दे रखा है दोस्तों विस्कोसिटी, भाई कितना गाढ़ा है कितना कम है। तो यूटीआई में विस्कोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, जैसे मान लो क्लाइंट को डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर वाटर नहीं है, तब विस्कोसिटी बढ़ सकती है, लेकिन यूटीआई के अंदर विस्कोसिटी पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ना ग्लूकोज का जो लेवल है दोस्तों उस पर इतना फर्क पड़ता है, ना स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है उस पर इतना फर्क पड़ता है। तो मेन जो रीजन है दोस्तों वो किस पे फर्क पड़ता है, इसका क्लैरिटी पे पड़ता है कि जो क्लैरिटी है दोस्तों वो क्लाउडी हो सकती है, स्मोकी हो सकती है, जो कि इन्फेक्शन को क्या करता है आपका शो करता है। तो लिखो यूटीआई के पेशेंट के यूरिन में
क्लाउडीनेस को चेक करने के लिए, या क्लाउडी यूरिन को चेक करने के लिए, क्लाउडी यूरिन को असेस करने के लिए, क्लाउडी यूरिन को असेस करने के लिए क्लैरिटी चेक की जाती है, क्लैरिटी चेक की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन एक एंटीबायोटिक है, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन यूटीआई के अंदर हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। 0.1 ग्राम इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट विद ए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इच टैबलेट कंटेन्स 50 mg। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, आप कितने, हाउ मेनी टैबलेट्स शुड द नर्स एडमिनिस्टर, रिकॉर्ड योर आंसर। मतलब आपको कितनी टैबलेट देनी है भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या होगा भाई, कोई पेशेंट है उसके अंदर आप उसको 0.1 ग्राम क्या दे रहे हो, 0.1 ग्राम तो मतलब 100 mg। ठीक है, कितना हो गया, 100 mg हो गया। 1000 mg होता है तो 1 ग्राम के अंदर, तो 100 mg हो गया। इसका 0.1 ग्राम ही है ये। अब 100 mg दे रहे हो आप किसी भी क्लाइंट को, कितने दे रहे हो दोस्तों, 100 mg टैबलेट जो है आप उसको देनी है आपको, ये डिजायर्ड डोज होगी। अवेलेबल डोज आपके पास कितनी है दोस्तों, 50 mg की। भाई कितनी टैबलेट दोगे भाई, आपको मान लो 100 mg देनी है और आपके पास जो अवेलेबल है दोस्तों वो कितनी है, 50 mg है। कितनी टैबलेट दोगे, अरे भाई 2 टैबलेट दोगे, इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना, 2 टैबलेट देंगे बस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो ऐसे क्लाइंट को कितनी टैबलेट देंगे दोस्तों, 2 टैबलेट देंगे। इसको मैं लिखाऊंगा भी नहीं, कोई लिखने की इसमें जरूरत आपको नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये, ए नर्स इज केयरिंग, ये नहीं है, एक मिनट रुकना, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आज हम इस डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे कि एक नर्स दोस्तों केयर कर रही है एक क्लाइंट का जिसको क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। तो व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू टू प्रिवेंट रिकरेंट अटैक्स। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ना, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो बार बार होता रहता है। कई बार रिलैक्सेशन आ जाएगा, उसका रेमिशन होगा, फिर कुछ समय बाद दोबारा से डिसऑर्डर शो हो जाएगा, फिर रिलैक्स आएगा, फिर वापस हो जाएगा, फिर रिलैक्स आएगा, फिर आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि भाई नर्स को क्या इंस्ट्रक्ट करना चाहिए क्लाइंट को कि भाई इसको रिकरेंट जो अटैक है, जो बार बार आता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के जो सिम्टम्स हैं उनका बार बार आना रिकरेंट अटैक्स कहलाता है, उसको क्या किया जा सके दोस्तों, उसका प्रिवेंट किया जा सके, उसको क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। तो इसको समझना पड़ेगा पहले हमें, तब आप इसको समझ पाओगे। तो हम बात कर रहे हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो आपको पता है दोस्तों कि जो ग्लोमेरुलस है दिस इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, जो ग्लोमेरुलस जो है ना दोस्तों, उसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इसे किस नाम से जानते हैं हम, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के नाम से जानते हैं। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस। साथ में इसके अंदर इन्फ्लामेशन जब ज्यादा बढ़ेगा दोस्तों तो उसके कारण क्या होगा, डिस्ट्रक्शन एंड स्क्लेरोसिस तक भी हो जाता है, हार्डनिंग। स्क्लेरोसिस का मतलब क्या होगा, हार्डनिंग हो जाता है, हार्डनिंग ऑफ तो ग्लोमेरुलस जो है दोस्तों, उसे ग्लोमेरुलस के क्या हो जाता है, वो फिल्ट्रेशन में मेन काम करता है। ठीक है, जब आप यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस उसको पढ़ते हो तो पहला काम उसमें क्या है दोस्तों, फिल्ट्रेशन है। तो जो फिल्ट्रेशन जो है दोस्तों, उसमें मेन रोल क्या कर रहा है, कर रहा है ये क्या, ग्लोमेरुलस। अब जो ग्लोमेरुलस उसके अंदर खुद के अंदर क्या हो जाए दोस्तों, इन्फ्लेमेशन हो जाए और उसका क्या होने लग जाए दोस्तों, डिस्ट्रक्शन होने लग जाए और उसकी हार्डनिंग होने लग जाए। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के नाम से जानते हैं। तो सबसे मेन प्रॉब्लम तो क्या आएगी दोस्तों, फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी। शुरू के अंदर क्या होगा, ज्यादा फिल्टर होंगी चीजें, जैसे मान लो प्रोटीन है वो भी फिल्टर होने लग गई, आरबीसी है वो फिल्टर होने लग गई है। ठीक है, बाद में क्या होगा दोस्तों कि जो फिल्ट्रेशन है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, हार्डनिंग होगी। तो क्या होगा, फ्लूइड का क्या होने लग जाएगा, रिटेंशन होने लग जाएगा। फ्लूइड है वो फिल्टर ही नहीं हो पाएगा, तो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या हो सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकता है, किडनी फेलियर भी इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा भी, है ना, इसके बारे में बात करेंगे। अब इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों, वो इसके कोज से आते हैं, रिस्क से आते हैं। इसके रिस्क से या इसके कोज लिख लो, ईटियोलॉजी लिख लो, चलो ईटियोलॉजी, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ये डिजीज जो है दोस्तों, ये ऑटो इम्यून भी हो सकती है। ऑटो इम्यून मतलब हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारे ही खिलाफ क्या करने लग जाए दोस्तों, काम करने लग जाए। हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारे खिलाफ क्या करने लग जाए दोस्तों, काम करने लग जाए, एंटीबॉडी बनने लग जाए और जो ग्लोमेरुलस को क्या करने लग जाए, डिस्ट्रैक्ट करने लग जाए। तो ये क्या कहलाएगा, ऑटो इम्यून कहलाएगा। या इम्यूनोजेनिक भी हो सकती है कि इम्यूनिटी काम कर रही है, मतलब कि भाई इन्फेक्शन हुआ
और इन्फेक्शन के कारण क्या हुआ, एंटीबॉडी बनी। तो इसका जो रीजन है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का वो क्या होता है, मेनली एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। इन दोनों से क्वेश्चन नहीं आएगा, इन दोनों से क्वेश्चन नहीं आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो कारण होता है दैट इज ग्रुप ए हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन। ये इसका क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन होता है ग्रुप ए हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन। इसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है ना दोस्तों, उसके इन्फेक्शन होने के कारण, इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने के कारण दोस्तों इसका क्या होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किसी भी पर्सन के अंदर हो सकता है। अब ये इन्फेक्शन है ना डायरेक्टली ग्लोमेरुलस को इफेक्ट नहीं करता है, ज्यादातर बॉडी और किसी ऑर्गन के अंदर क्या होगा दोस्तों, इन्फेक्शन होगा और वहां से ही कहां पहुंचेगा दोस्तों, ग्लोमेरुलस में पहुंचता है। अब इसलिए ऐसे पेशेंट की हिस्ट्री लेना क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं आपको इसको समझाता हूं कैसे। देखो क्या होगा ऐसे पेशेंट के अंदर दोस्तों, क्या तो उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा फेरिंजाइटिस या इसको टॉन्सिलाइटिस देखने को मिलेगा, टॉन्सिलाइटिस। ऑप्शन में ये नहीं आएगा तो सोर थ्रोट लिखा हुआ आएगा, सोर थ्रोट। पेशेंट कहेगा आपसे कि भाई मुझे 1 से 2 वीक पहले, 1 to 2 वीक बिफोर मुझे इस चीज की क्या थी दोस्तों, हिस्ट्री थी। किसकी हिस्ट्री थी उसको, फेरिंजाइटिस की, टॉन्सिलाइटिस की, सोर थ्रोट की इसको हिस्ट्री थी। कितने वीक पहले, 1 से 2 वीक पहले। क्योंकि 1 से 2 वीक पहले उसको ये हुआ होगा और ये इन्फेक्शन वहां से स्प्रेड होकर कहां तक पहुंचा होगा दोस्तों, ग्लोमेरुलस तक पहुंचा होगा। उसके कारण उस पेशेंट को क्या हुआ होगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ होगा। इसलिए ऐसे पेशेंट के अंदर जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उसको कहते हैं किसी भी प्रकार का आपको अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन अगर हुआ है ना तो हमें बताओ। इसलिए ऐसे पेशेंट का जो थ्रोट स्वैब जो कल्चर है ना दोस्तों वो भी लिया जाता है, या स्पुटम कल्चर भी लेते हैं हम कई बार, ये भी लिया जाता है। उसका असेस करने का कारण क्या है, हमें यही क्या करना होता है दोस्तों, इसके अंदर से जो बैक्टीरिया उसको क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है। या फिर दोस्तों कुछ केसेज के अंदर, बहुत कम केसेज के अंदर देखने को मिलता है जो स्ट्रेप्टोकोकल स्किन इन्फेक्शन, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस के कारण जो स्किन का जो इन्फेक्शन हुआ हो, इसमें जो हिस्ट्री देगा पेशेंट वो 3 to 6 वीक की देगा। पेशेंट यहां पर कितनी हिस्ट्री देगा, 3 से और 6 वीक की हिस्ट्री देगा कि मेरे को 3 से 6 वीक पहले इन्फेक्शन हुआ था। और जो उसकी जो हिस्ट्री है उसके अंदर मान लो अगर उसने फिजिशियन को दिखाया है, डॉक्टर को दिखाया, जांचें करवाई हुई है, तो उसको पता लगेगा कि भाई उसको स्ट्रेप्टोकोकल स्किन इन्फेक्शन था। इसके कारण भी पेशेंट को क्या हो सकता है दोस्तों, आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। अब ध्यान रखना, ऐसे पेशेंट के अंदर है ना, अगर हमें प्रिवेंट करना है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को, तो क्या प्रिवेंट करोगे सबसे पहले, कहो कि भाई आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचना है, आपको स्ट्रेप्टोकोकल की जो स्किन जो इन्फेक्शन है उनसे बचना है। अगर आपने इनसे आप बच गए तो आपको ज्यादातर डायरेक्टली क्या नहीं होता, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने का रीजन और किसी साइड पे होता है ये इन्फेक्शन, और फिर वहां से कहां पर पहुंचता है दोस्तों, ये ग्लोमेरुलस तक पहुंचता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। अगर हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है ना दोस्तों, तो इन्फेक्शन के कारण क्या होगा, फीवर आएगा। ठीक है, फीवर आएगा तो उसके कारण क्या हो सकता है, उसको टैकीकार्डिया हो सकता है। तो ये तो जनरल सिम्टम हो गए, ये तो क्या हो गया दोस्तों, जनरल सिम्टम हो गए कि फीवर और टैकीकार्डिया। अब प्रोटीन अगर फिल्टर होने लग गई, प्रोटीन ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर बाहर निकल रही है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर क्या होगा दोस्तों, प्रोटीन यूरिया होगा। क्या होगा दोस्तों, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। अब उस पेशेंट को अगर, किसी भी पेशेंट को अगर मान लो प्रोटीन यूरिया होता है, प्रोटीन क्या निकल रही है दोस्तों, बाहर निकल रही है, या फिर क्या निकल रहा है दोस्तों, आरबीसी, और आरबीसी बाहर निकलेगी तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, उसको एनीमिया होगा। एक उसका जो यूरिन का जो कलर है, यूरिन का जो कलर है ना दोस्तों, इन्फेक्शन के कारण तो क्या होगा, वही क्लाउडी और स्मोकी होगा, क्लाउडी और क्या होगा, स्मोकी। ये तो सिंपल इन्फेक्शन के कारण। अगर आरबीसी बाहर नहीं निकल रही है तो नहीं, लेकिन अगर आरबीसी बाहर निकल रही है ना दोस्तों, तो ब्राउन या कोला कलर का यूरिन आएगा उसको, ब्राउन या फिर कोला कलर यूरिन, ड्यू टू आरबीसी। अब अगर किसी भी पेशेंट को दोस्तों एनीमिया हो जाता है ना, तो एनीमिया के कारण उस पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पेलर स्किन देखने को मिलेगी। इसके अलावा लिथार्जी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, लिथार्जी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, लिथार्जी। धीरे धीरे क्या होगा, अब ग्लोमेरुलस जो है दोस्तों उसने फिल्ट्रेशन क्या कर दिया, बंद कर दिया।
फिल्ट्रेशन को बंद करने के कारण क्या होगा दोस्तों, जो यूरिन है वो नहीं बनेगा, और यूरिन नहीं बनेगा तो उस पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, ओलिगो यूरिया देखने को मिलेगा। इसका कॉम्प्लिकेशन है किडनी फेलियर, किडनी फेलियर तक भी क्लाइंट क्या हो सकता है दोस्तों, जा सकता है। ठीक है, तो ओलिगो यूरिया देखने को मिल सकता है। अब क्या होगा, उसके कारण क्या होगा दोस्तों, एडिमा होगा, तो उसके अंदर एडिमा देखने को मिलेगी, एडिमा। उसका जो फेशियल एडिमा, पेरी ऑर्बिटल एडिमा, सुबह से देखोगे आप उसके फेस के अंदर पफिनेस, यहाँ पर एडिमा देखने को मिलती है, चारों आंखों के चारों तरफ जो एडिमा है दोस्तों वो भी क्या होती है, देखने को मिलती है। ठीक है, कई बार पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, हाइपर टेंशन भी देखने को मिलता है। इसमें इस डिजीज में क्या देखने को मिल सकता है दोस्तों, पेशेंट के अंदर हाइपर जो टेंशन है दोस्तों वो भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इसके कॉम्प्लिकेशंस जो होंगे, ये तो सिम्टम्स आ गए। अब मान लो पेशेंट के अंदर क्या है दोस्तों, कॉम्प्लिकेशंस आए। कॉम्प्लिकेशन में सिंपल बात है भाई, तो एडिमा होगी तो ये एडिमा कहां तक पहुंचेगी, लंग्स तक पहुंचेगी, तो क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। अगर मान लो हार्ट तक पहुंची तो लंग्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, फेल हो जाएंगे, तो लंग्स फेलियर, सॉरी हार्ट बोल रहा था मैं, हार्ट फेलियर देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों इसके कारण क्या हो सकता है, एनसिफेलोपैथी तक भी हो सकता है। ब्रेन को अगर अफेक्ट करेगा तो एनसिफेलोपैथी हो जाएगा। इसके कारण इस पेशेंट को क्या हो सकता है, एनसिफेलोपैथी के कारण सीजर भी आ सकते हैं इस पेशेंट के अंदर। और किडनी अगर फेल हो गई दोस्तों, बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, एन्यूरिया हो गया, तो ऐसे पेशेंट के अंदर किडनी फेलियर भी क्या हो सकता है दोस्तों, प्रेजेंट हो सकता है। किडनी फेलियर की कंडीशन भी क्या हो सकती है दोस्तों, देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या हो गए दोस्तों, आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। अगर आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करो दोस्तों, तो एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बता देता हूं, बाकी तो आपके ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके अंदर एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं दोस्तों, एएसओ टाइटर, इसको बोलते हैं एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर। मतलब कि जो स्ट्रेप्टोकोकस है उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी जो बन रही है ना दोस्तों, उन एंटीबॉडी को हम क्या करते हैं, असेस करते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये 200 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल से क्या आ रही है, ज्यादा यूनिट, 200 इंटरनेशनल यूनिट 200 यूनिट पर एमएल से अगर ये ज्यादा आ रही है दोस्तों, तो ये दिखाता है कि एएसओ टाइटर क्या है, पॉजिटिव है। मतलब इसके अंदर जो रीजन है जो इन्फेक्शन का वो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस ही है। ठीक है, और अगर इससे कम आ रही है तो नेगेटिव है, अगर इससे कम आ रहा है तो ये क्या दिखाता है दोस्तों, इसको नेगेटिव आता है। इसके अलावा बाकी के जो टेस्ट है ना, वो आपको इतना याद करने की जरूरत है नहीं। जैसे भाई यूरिन कल्चर करवाते हैं, ब्लड कल्चर करवाते हैं, करवाते हैं। ठीक है, स्पूटम कल्चर करवाते हैं, स्पूटम जो कल्चर है वो करवाते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन होगा तो ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा, टोटल ल्यूकोसाइट जो काउंट है दोस्तों वो आपको क्या बोलोगे, बढ़े हुए मिलेंगे। लेकिन ज्यादातर इनसे क्या नहीं बनते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप नहीं याद करो तो। बट यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर किसके लिए यूज किया जाता है, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर किसके लिए यूज किया जाता है, कौन सी डिजीज में किया जाता है, तो इसका भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना। या एएसओ टाइटर की फुल फॉर्म क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। मैनेजमेंट, अगर मान लो दोस्तों पेशेंट जो है ना वो किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है, तो कई बार पेशेंट के अंदर हम टेम्परेरी डायलिसिस भी कर सकते हैं, कुछ समय के लिए डायलिसिस करना, डायलिसिस की भी क्या पड़ सकती है, जरूरत पड़ सकती है। एक इसके अंदर प्रोसीजर करते हैं जिसे हम प्लाज्माफेरेसिस के नाम से जानते हैं। भाई जो एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शन हो रही थी ना, उनमें से एंटीबॉडी को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं कि वो जो रिएक्शन है दोस्तों वो नहीं हो। ठीक है, जो हमारी बॉडी के खिलाफ ही बन रही है, तो उनको रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है दैट इज नोन एज प्लाज्माफेरेसिस। इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, प्लाज्माफेरेसिस के नाम से हम इसे जानते हैं। किस नाम जानते हैं इसे, प्लाज्माफेरेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जैसे एंटीबायोटिक्स है, मेनली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, जैसे पेनिसिलिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जैसे कि पेनिसिलिन यूज करते हैं। पेनिसिलिन लगभग 12 लाख यूनिट देते हैं। ठीक है, 12 लाख यूनिट देते हैं, मेनली आईएम दिया जाता है। हमेशा एएसटी करना जरूरी होता है इस पेशेंट, कभी भी पेनिसिलिन देने से पहले हमेशा आप पेशेंट के अंदर एएसटी करोगे। ठीक है, एलर्जी एंड सेंसिटिविटी जो टेस्ट है वो हमेशा परफॉर्म किया जाता है। और इस इंजेक्शन को लगाना भी बहुत टफ होता है, बहुत ही ज्यादा विसिड आता है, गाढ़ा इंजेक्शन आता है। ठीक है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक्स है दोस्तों वो दी जाती हैं। फ्लूइड इनटेक को क्या किया जाता है, एनकरेज किया जाता है, एनकरेज फ्लूइड इनटेक। फ्लूइड जो इनटेक है दोस्तों उसको सॉरी जैसे इसमें ना दोनों चीजें आपको मैं समझाता हूं। अगर मान लो जो पेशेंट है ना
उसके अंदर डिजीज की कंडीशन आई हुई है अभी, तो उस दौरान तो हम फ्लूइड इनटेक को क्या करते हैं, लो करते हैं, क्योंकि एडिमा की कंडीशन है, इसलिए मैं समझा रहा हूं इसको। लो फ्लूइड इनटेक करेंगे, लो साल्ट डाइट देंगे, क्या देंगे दोस्तों, लो साल्ट। लेकिन जैसे ही मान लो कंडीशन ठीक हो गई पेशेंट को, एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि कंडीशन क्या होती है, रिकरेंट होती रहती है बार बार, लेकिन जैसे पेशेंट नॉर्मल हो गया ना दोस्तों, तो उस दौरान फिर पेशेंट को हम इस चीज के लिए वो नहीं करते हैं, वो नॉर्मल ले सकता है, ठीक है। तो लो फ्लूइड इनटेक देते हैं, ज्यादातर रीनल सिस्टम के अंदर हाई फ्लूइड डाइट देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लो फ्लूइड, लो साल्ट एंड लो प्रोटीन डाइट देते हैं। लो प्रोटीन ही डाइट देते हैं दोस्तों, इसमें भी कैसे डाइट देते हैं, लो प्रोटीन डाइट ही देते हैं, लो फ्लूइड एंड लो साल्ट डाइट एंड हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब तक कि पेशेंट को दोस्तों जो हिमेचूरिया की कंडीशन देखने को मिल रही है, क्या देख रही है, हिमेचूरिया एंड प्रोटीन यूरिया, तो उस दौरान तक हम पेशेंट को कोशिश करते हैं कि वो क्या करे, रेस्ट करें, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर वैसे भी ब्लड की कमी है, प्रोटीन की कमी है, तो स्ट्रेंथ की क्या है दोस्तों, कमी है। तो उस दौरान पेशेंट के अंदर हम क्या करते हैं, रेस्ट प्रमोट करते हैं। बाद में जब अगर पेशेंट के अंदर हिमेचूरिया प्रोटीन यूरिया नहीं है, तो फिर एक्टिविटी को क्या किया जाएगा, उसके अंदर एक्टिविटी को क्या किया जाएगा दोस्तों, प्रमोट किया जाएगा, एक्टिविटी क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने पढ़ी हैं। एक बार मैं वापस से अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि भाई एक नर्स है, वो केयर कर रही है ग्लोमेरुलर, और आपको इंस्ट्रक्ट करना है कि भाई आपको कैसे आप बार बार इंफेक्शन को प्रिवेंट करो। तो आप ईटियोलॉजी पे जाओ, और ईटियोलॉजी पे मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि ऐसे पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी जो इंफेक्शन है ना, उसके ट्रीटमेंट को हम क्या करते हैं दोस्तों, अर्ली ट्रीटमेंट ले लेते हैं, ताकि वो ज्यादा नहीं फैले। क्यों, अगर स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हुआ तो वो आगे जाएगा और क्या कोज करेगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कोज करेगा। मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। अब देखो इसमें पेशेंट टेक शॉवर इंस्टेड ऑफ टब बाथ, भाई आप शावर ज्यादा लो, टब बाथ मत लो, टब के अंदर जो नहाते हैं वैसे मत नहाओ। इसके कारण जो दोस्तों यूटीआई देखने को मिल सकता है, यूरेथ्राइटिस देखने को मिल सकता है, लेकिन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टब बाथ लेने के कारण नहीं देखने को मिलता। कंटिन्यू द सेम रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्लूइड इनटेक, कि भाई आप क्या करो, फ्लूइड इनटेक के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस है, मैंने आपको कहा था लो फ्लूइड डाइट देते हैं इसके अंदर, ठीक है, लो फ्लूइड इनटेक करते हैं। अब लो फ्लूइड दे रहे हैं ना, वो ठीक होने के बाद नहीं करते, तो इसमें करेक्ट कंटिन्यू करना है, इसको कंटिन्यू नहीं करना। जब पेशेंट के अंदर ऐसे सिम्टम्स का अटैक आता है ना, अटैकिंग के दौरान मैंने आपको क्या बताया था कि फ्लूइड इनटेक को हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसको नॉर्मल कर देते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी गलत है। अवॉइड सिचुएशंस दैट इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटी, कि भाई फिजिकल एक्टिविटी को क्या करेंगे, हम अवॉइड करेंगे, गलत। ये अब पेशेंट को है नहीं ये कंडीशन, देखो इस क्वेश्चन पढ़ो, नर्स इज केयरिंग द क्लाइंट विद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू टू प्रिवेंट, भाई उसको प्रिवेंट करने के लिए, अब वो ठीक होके जा रहा है मान लो, और आप उसको कहना है कि भाई आपको बार बार नहीं हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे। तो मतलब अब जो पेशेंट जब जा रहा है मान लो, और वो बिल्कुल अब क्या है, उसको ये कहना है कि आगे नहीं होगा, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए कहेंगे। लेकिन अब मान लो कि वो जा रहा है, तो आप उसको ये बताओगे कि भाई आप है ना, सिचुएशन सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी को तभी अवॉइड किया जाता है जब प्रोटीन यूरिया और हिमेचूरिया की कंडीशन हो। अगर ये नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर हम नहीं करेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, अर्ली ट्रीटमेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए लिया जाना चाहिए। तो लिख लो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के क्लाइंट को कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के अर्ली ट्रीटमेंट क्लाइंट को कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के अर्ली ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस किया जाता है, क्योंकि यह ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कोज कर सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कोज कर सकता है, ठीक है। तो आज 9 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, क्योंकि अगली जो क्वेश्चन आएगा ना, वो बहुत बड़ी डिजीज है वो, ठीक है। अगली जो चीज हम पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हम रीनल कोलिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कई उसके हम जो टाइप है दोस्तों वो देखेंगे हम, ठीक है। रीनल कोलिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, हम रीनल स्टोन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें नेफ्रोलिथेसिस पढ़ेंगे हम,
यूरोलिथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टिक लिथेसिस पढ़ेंगे, तो कई सारे हम उसके अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी डिसऑर्डर है, तो अगली क्लास में आपको अच्छे से इसको करवाऊंगा टाइम लेकर। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, जैसे मैं आज इस क्वेश्चन को करवा दूं, फिर अगली क्लास के अंदर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएंगे, तो फिर वो थोड़ा सा बैठ नहीं पाता है ना। जिस क्लास के अंदर डिजीज और उसी में क्वेश्चन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कोशिश करनी चाहिए, मतलब ये है। तो एक बार मैं आज की जो क्लास है उसको रिवाइज करवा देता हूँ। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों कि ऐसा जो क्लाइंट इसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, तो उसको क्या करना चाहिए दोस्तों, ऐसे क्लाइंट के अंदर अर्ली ट्रीटमेंट फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, ये बताने की आपको जरूरत है नहीं कि भाई कितनी टैबलेट दोगे। यहाँ पर इन्फेक्शन के कारण क्या हो सकता है दोस्तों, क्लाउडी यूरिन हो सकता है, तो क्लैरिटी जो है ना उसको असेस करना चाहिए। ठीक है, और आप एक यूरिन स्पेसिमेन कल्चर एंड सेंसिटिविटी लोगे एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले। और फीमेल के अंदर क्यों चांसेस ज्यादा होते हैं कि लेंथ ऑफ जो यूरिथ्रा दैट इज शॉर्टर देन मेल। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि आप कैसे एक्चुअल यूरिन आउटपुट निकालोगे, तो जो टोटल यूरिन आउटपुट है उसमें से आप इरिगेंट को क्या कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे। और यूटेक इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जिसके कैथेटर लगा हुआ है, तो आप जो मीटर्स उसको आप क्या करते रहोगे, क्लीन करते रहोगे। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों कि जो क्या रीजन होता है, तो रिटेंशन इसका क्या होता है, रीजन होता है। और लास्ट जो क्वेश्चन था ये मैं आपको बता दिया, तो ऑक्सीब्यूटाइनिन के बारे में हमने इसमें बात की थी। तो ये आपकी एक छोटी सी क्लास थी। ठीक है, यूटीआई यूटीआई बोल रहा हूँ, यूरिन जो जेनेटो यूरिनरी जो सिस्टम है, वो जेनेटो यूरिनरी सिस्टम बहुत छोटा सिस्टम है, इतना बड़ा नहीं है, तो जल्दी हम इसको पूरा कर लेंगे। सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।